अभी सही है। चलिए, कल की क्लास में हमने थोड़ा कम पढ़ा था, लेकिन जो भी पढ़ा था एक उदारवाद के बारे में, एक ऐसी चीजें पढ़ी थी कि जिससे उदारवाद में आगे क्या होने वाला है ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आपने उदारवाद के बारे में कुछ तो चीजें समझी होंगी घर पर भी, कि ये विचारधारा व्यक्ति की विचारधारा है। ये किसको केंद्र में रखती है? व्यक्ति को केंद्र में रखती है। और आपने क्या माना और आपने क्या सोचा? इसमें कहा गया है कि भैया हर व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति है, हर व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो हर व्यक्ति अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी क्षमताओं का मालिक है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर खुला छोड़ दो तो समूचे समाज की स्वतः ही या अपने आप भलाई हो जाएगी। मतलब ये व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का पूर्णतः विरोधी है। ये नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक नियंत्रण हो, कोई दबाव हो, ये चीज नहीं चाहता। यही पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। और इसकी बात भी आपको मैंने समझाई थी कि ये कहता है कि समाज और व्यक्ति, इनमें पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए समाज बनाया, लेकिन उसी समाज ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति से क्या कर लिया? छीन लिया। तो ये इस चीज का खिलाफ है। इसलिए ये हमेशा किसकी बात करता है? व्यक्ति। अगर आपसे कोई पूछे उदारवाद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति, व्यक्ति की आजादी, ये उसकी की बात करता है ना। और देखो, जैसे उदारवाद है तो उदारवादी सोच ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक अलग तरीका का परिधान पहने हुए है, उसकी अलग तरीके का खान पान है, तो उदारवाद कहता है भाई वो खुद समझदार व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, हमें और आपको उसको टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मान्यताओं को लेकर चलता है उदारवाद। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। अब इसी के बाद आगे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे इसके बारे में 2 लाइन लिखिएगा, उसके बाद फिर हम और समझते हैं। अर्थात उदारवाद की विचारधारा, अर्थात कोई बात नहीं जितेंद्र जी, अगर कोई रिकॉर्डेड लाइव नहीं देख पाता तो अगर रिकॉर्डेड भी देख लेगा बात तो बराबर है। बस लाइव में ये रहता है, लाइव में ये रहता है कि बस आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। गेस्ट अगर आप टीचर हैं तो कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी देख लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, क्या लिखा आप लोगों ने? इसलिए उदारवाद की विचारधारा अत्यंत गतिशील और लचीली है। अत्यंत गतिशील और लचीली है। अत्यंत गतिशील और लचीली है, जिसका निरंतर विकास हो रहा है, जिसका निरंतर विकास हो रहा है, जिसका निरंतर विकास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताओ, ये विचारधारा लचीली है या नहीं है? अच्छा, पहले बताओ, लचीली और कठोर 2 शब्द होते हैं। आप इस विचारधारा को कठोर विचारधारा मानोगे या लचीली? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मानोगे? कठोर क्यों नहीं मानोगे? कठोर इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि ये विचारधारा व्यक्ति को किसी भी बंधनों से नहीं बांध रही है। व्यक्ति की किसी भी स्वतंत्रता पर कोई भी अंकुश व्यक्ति को एकदम खुला छोड़ रही है। और जब कोई विचारधारा हमको खुला छोड़ रही है तो वो कठोर होगी या फिर मुक्त होगी? मुक्त होगी, एकदम फ्लेक्सिबल होगी। तो ये विचारधारा लचीली है। सर गतिशील है, इसका मतलब क्या है? 18वीं शताब्दी से इस विचारधारा का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, और जब से इस विचारधारा का उदय हुआ लगातार इस विचारधारा का और निरंतर विकास होता चला आ रहा है आज भी। और हाँ, एक बात और, अभी जब मैं आपको उदारवाद पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा उदारवाद आज हर जगह है। विचारधारा के रूप में उदारवाद है, अर्थव्यवस्था के रूप में उदारवाद है। जैसे हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि 1990 के बाद भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। तो आज के समय में उदारवाद हर जगह है। ठीक है, और सही बताएं तो हमारी रहन शैली भी आजकल हमारी जो रहन सहन की शैली है वो भी उदारवाद को बढ़ावा दे रही है। आज एक बात बताओ, आज के समय में भले ही लड़के भले ही चाहते हो कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, आजकल के समय में ज्यादातर लड़कियां क्या चाहती है? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार कौन सी विचारधारा है? उदारवादी। आई बस समझ में? एकाकी परिवार कौन सी विचारधारा है? उदारवादी। एकाकी क्यों चाहती हैं बताओ? अगर लड़कियां एकाकी
हाँ, लड़कियां अगर एकाकी परिवार चाहती तो उसके पीछे कारण क्या है? उदारवाद। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में स्वतंत्रता चाहता है और लड़कियों को लगता है कि अगर हम संयुक्त परिवार के साथ रहेंगे तो इससे हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगेंगे। तो आज के समय में हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, पहनावे में, खान पान में, हर जगह उदारवाद है। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग खान पान में भी उदारवादी हो या नहीं हो? कैसे है बताओ? ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे अभी आप गांव में चले जाओ तो गांव वालों को दो पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, मार के भगा देंगे तुम्हारे लिए। क्या खाते रहते हो, रोटी लाओ बढ़िया। आपको अगर पिज्जा दे दिया वो भी खा लेते हो, फ्री में चाउमीन मिल जाए वो भी खा लेते हो, मंचूरियन मिल जाए वो भी खा लेते हो। यानी हम खान पान में भी उदारवादी है। अच्छा ये बताओ, हम लोग पहनावे में उदारवादी हैं या नहीं है? पहनावे में उदारवादी है कि नहीं है? जैसे उदारवादी कौन नहीं है? जैसे हो सकता है कि हमारी माएं सिर्फ साड़ी पहनती हो या सलवार सूट पहनती हो, लेकिन हम सलवार सूट, साड़ी, पैंट, जीन्स, टॉप सब कुछ पहनने लगे हैं। ऐसे लड़के लोग, हम लोग केवल कुर्ता पजामा पहनना। हमारे दादा लोगों को देखा, एकदम आपको देखता है एकदम चकाचक चमकता हुआ सफेद कुर्ता, नील लगा हुआ, हमेशा पहनते ही नहीं पहनते हैं। और हम कुछ भी पहन लेते हैं, हम फटा जींस भी पहन लेते हैं। ये उदारवाद है। यानी उदारवाद का लगातार और निरंतर क्या होता जा रहा है? विकास होता जा रहा है। उदारवाद रुकने वाली चीज नहीं है। उदारवाद को हमने अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट। उदारवाद के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। उदारवाद के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। उदारवाद के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा गया, इसमें आपको बताया गया है ऐसी कौन सी, सबसे पहली बात तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए उदारवाद जैसी विचारधारा का उदय कहां हुआ, तो आपको हमेशा लगाना है यूरोप महाद्वीप में। उदारवाद एक कैसी विचारधारा है? यूरोपीय विचारधारा है। और इसका सबसे ज्यादा विकास जिस देश में देखने को मिलता है वो है इंग्लैंड। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा का विकास भारत में नहीं हुआ, कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ, यूरोप में हुआ। और वहीं से यह विचारधारा हमारे देश में आई। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि उदारवाद की विचारधारा अगर भारत जैसे देश में फैल रही है तो यह सही नहीं है। और इसलिए सही नहीं है क्योंकि यूरोप के लोग पहले भी अकेला रहना पसंद करते थे, लेकिन अगर हम भारतीय लोगों की बात करें तो हम लोग तो साथ में रहना पसंद करते हैं। हमारे यहां तो पहले से ही संयुक्त परिवार हुआ करते थे। यूरोप में संयुक्त परिवार जैसी चीजें पहले से ही नहीं थी। तो उदारवाद की विचारधारा यूरोप की संस्कृति के अनुरूप है, हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। ऐसा कई लोग विद्वान जो है इसकी आलोचना भी करते हैं। अब सवाल है कि यूरोप में अगर उदारवाद का उदय हुआ तो अगर कभी पेपर में पूछ लिया गया कि भाई उदारवाद क्यों आया यूरोप में, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो है पुनर्जागरण काल और धर्म सुधार आंदोलन। अब इसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि समझो। दरअसल ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप लोगों ने जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? पुनर्जागरण काल और धर्म सुधार आंदोलन। आधुनिक इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। कैसे? अगर हम विश्व इतिहास को मध्यकालीन रूप से देखें, विश्व इतिहास को कैसे देखें? मध्यकालीन। तो यूरोप में विश्व इतिहास का जो मध्यकालीन इतिहास है उसे अंधकार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकार काल कहा जाता है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। यूरोप के इतिहास को मध्यकाल को कैसा युग कहा जाता है? अंधकार काल कहा जाता है। ये बड़े बहुत चू चू कर रहा है, इसको बंद करो यार, पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है ना? या फिर इसको थोड़ा स्लो कर दो, पता पड़े कि मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। चू 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 ऐसा लग रहा है जैसे चूहा आ गया हो क्लास में। चलिए बंद कर दो आप तो, है ना? चलिए, तो उदारवाद का उदय यूरोप में क्यों हुआ? तो अब आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू दिख रहा हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री में मध्यकाल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ल्ड हिस्ट्री में अंधकार, मध्यकाल को क्यों कहा जाता है? मध्यकाल में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो आपको हर जगह दो लोगों के बीच में धर्म युद्ध देखने को मिलेंगे, एक इस्लाम और एक ईसाइयत। मतलब ईसाइयत और इस्लाम के बीच में क्या देखने को मिलेगा? धर्म युद्ध हुआ। कब की बात कर रहा हूं? मध्यकाल में। और आप लोगों ने एक घटना का नाम सुना होगा कि जब तुर्कियों का कुस्तुनतुनिया पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री की घटनाएं हैं। ठीक है, तो जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो यहां पर यूरोपीय लोगों को इस बात की इंस्पिरेशन मिली कि हम नए व्यापारिक मार्ग खोजें,
क्योंकि जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, अब यूरोपियों के लिए दूसरे जगह व्यापार करने के दरवाजे सारे बंद हो गए। तो अब यूरोपियों ने सोचा कि क्यों ना हम नए नए मार्गों की खोज करें, और उसी समय यूरोप में ये वैज्ञानिक आविष्कार होना शुरू हुए। कंपास का आविष्कार हुआ, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, नए नए जहाजों का आविष्कार हुआ। तो यूरोप में मध्यकाल के बाद ही वैज्ञानिक क्रांति आई, वैज्ञानिक आविष्कार होना शुरू हुए, और वैज्ञानिक आविष्कार के फलस्वरूप नए नए मार्गों की खोज होना शुरू हुई। कब की बात कर रहा हूं? आधुनिक। तो यहीं से यूरोप में हम कहते हैं कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण काल की शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे हम लोग कभी धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं तो हमें लगता है हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, यूरोप के लोग कितने आगे हैं। यूरोप के लोग तो इतने धर्म के मामले में पिछड़े हुए थे कि यूरोप में ईसाइयों और इस्लाम के बीच में युद्ध ही होते रहते थे मध्यकाल में। और वहां तो इतना खतरनाक सिस्टम था कि ईसाइयत में भी दो सेगमेंट हैं, एक होते हैं कैथोलिक ईसाई और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट ईसाई। तो वहां पर तो इतना खतरनाक मामला था, जैसे आप लोग तो पढ़ते हो हमारे मध्यकालीन इतिहास को, तो आप जिन भी हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ते हो तो आप लोग सुनते होंगे कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने पर मजबूर नहीं किया। आप जैसे आप सुनोगे अशोक के बारे में, तो अशोक हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था, बौद्ध अनुयायियों को भी आस्था रखता था। आपने सुना कैसे ऐसी कोई हमारी नीति नहीं थी कि किसी दूसरे धर्म का अपमान। अशोक के दरबार में कई जैन संत भी आते थे, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में अगर किसी राष्ट्र राज्य का, किसी राज्य का शासक कैथोलिक ईसाई बन गया तो वहां सबको कैथोलिक धर्म अपनाना पड़ता था, और अगर प्रोटेस्टेंट बन गया तो सबको प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाना पड़ता था। और वहां पर तो धर्म के नाम पर सीधे फांसी पर चढ़ाया जाता था। अगर मान लो कोई व्यक्ति बात मानने को राजी नहीं है, सीधे फांसी पर क्या कर दिया गया। इसलिए यूरोप में मध्यकालीन इतिहास को हम क्या बोलते हैं? अंधकार युग कहते हैं। लेकिन यूरोप में सबसे अच्छी बात क्या हुई? ईसाइयत ने जो सबसे बढ़िया चीज की वो ये की कि जब कुस्तुनतुनिया के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए तो उन्होंने नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर दी, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार करना शुरू कर दिए। और जब नए नए वैज्ञानिक आविष्कार करना शुरू हो गए तो उन्होंने अपने ही धर्म में पोप को चुनौती दे दी। ठीक है, किसको चुनौती दे दी? पोप को। क्योंकि उस समय क्या होता था कि ईसाइयत का पूरा संचालन केवल कौन करता था? पोप करता था। पोप का आदेश मानना ही सबके लिए क्या था? सर्वोपरि था। और उसके पीछे कारण यह था कि जैसे हमारे यहां तो धर्मग्रंथ कोई भी पढ़ सकता था, यूरोप में ईसाइयों के धर्मग्रंथ पोप के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता था। अब पोप पढ़ेगा तो वो व्याख्या अपने आप से अनुसार करेगा, वो जैसा कहेगा वैसा ही सबको मानना पड़ेगा। लेकिन यूरोप के लोगों ने, जब उनके अंदर क्रांति आई, जब उन धर्म सुधार आंदोलन हुए, उन्होंने कहा हम क्यों पोप की बात माने, हम अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ेंगे और खुद पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ये तो हमारे लिए कुछ भी बोल देंगे, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हम हमारी बात नहीं मानेंगे। वैज्ञानिक आविष्कार हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण काल हुआ, और उसके बाद फिर आप देखोगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड के अलावा पूरे विश्व में धीरे धीरे, विश्व में नहीं पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या होने लगी? औद्योगिक क्रांति होने लगी। जब औद्योगिक क्रांति होती है तो रेलवे, संचार के साधनों का क्या होता है? विकास होता है। और संचार के साधनों का जब विकास होता है तो लोगों का आवागमन तेज होता है। लोगों का जब आवागमन तेज होता है तो एक दूसरे के साथ संपर्क भी बढ़ता है। जैसे आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कि इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय में कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो रेलवे भी भारत के राष्ट्रवाद के उदय में क्या है? प्रमुख कारण है। क्योंकि रेलवे ने पूरे भारत को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब एक ही ट्रेन में मद्रासी भी सफर कर रहा है, मलयाली भी सफर कर रहा है, हिंदी भी सफर कर रहा है, गुजराती भी कर रहा है, मराठी भी कर रहा है, एक ही ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। अब उनके बीच में जब एक ही ट्रेन में बैठेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उनके बीच में बातचीत भी होने लगेगी। और जब एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगेगी तो उन्हें यह भी लगेगा कि भाई तुम भी अंग्रेजों से दुखी, हम भी अंग्रेजों से दुखी। तो दोनों, सबके बीच में क्या आएगी? एकता आएगी। और फिर जब एकता आएगी तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं दिखेगा, राष्ट्रीय आंदोलन आपको पूरे देश में दिखाई देगा। तो रेलवे ने यही तो किया। रेलवे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक सबसे प्रमुख क्या था? कारण था। तो वैसे ही संचार के साधनों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, फिर फ्रांस की क्रांति हो गई। और फ्रांस की क्रांति ने तो ऐसे 3 शब्द दिए कि पूरे विश्व के डायनामिक्स ही बदल गए। फ्रांसीसी क्रांति की जो 3 सबसे अमूल्य दिन है वो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार। ये जो 3 चीजें दे दी उसने तो पूरे विश्व की सोचने के तरीके को क्या कर दिया? बदल दिया। और फिर जब औद्योगिक क्रांति कहीं पर भी होती है तो मध्यम वर्ग का विकास होता है। आप बोलोगे औद्योगिक क्रांति से मध्यम वर्ग का विकास कैसे होता है? जब औद्योगिक क्रांति होती है तो शहर में भारी भारी उद्योग लगते हैं,
तो गांव से लोग कृषि छोड़कर शहरों की ओर जाना शुरू करता है, क्यों भाई फैक्ट्री चलेगी तो कौन चलाएगा, लोग ही चलाएंगे। फैक्ट्री में कर्मचारी के रूप में कौन काम करेगा, लोग ही करेंगे। फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम कौन करेगा, लोग ही करेंगे। मशीन कौन चलाएगा, लोग करेंगे। इंजीनियरिंग कौन करेगा, लोग करेंगे। तो धीरे धीरे लोग शहरों में आना शुरू हो गए। और जब औद्योगिक क्रांति होने लगी तो फिर लोगों की थोड़ी आर्थिक स्थिति में भी क्या आने लगा, सुधार आने लगा। उनके पास पैसे आने लगे, और जब उनके पास पैसे आने लगे तो वो वर्ग क्या कहलाने लगा, मध्यम वर्ग। किसी भी समाज में जो क्रांति होती है, उस क्रांति को करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, मध्यम वर्ग। क्यों, औद्योगिक क्रांति के पास ये लोगों को अच्छा वेतन मिलने लगा, इनकी सैलरी अच्छी हो गई, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया। उधर आविष्कार हो रहे थे, उधर नई नई अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा रही थी, जिनमें बड़ी बड़ी बातें, स्वतंत्रता, समानता जैसी बातों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो यूरोपीय समाज में जो मध्यम वर्ग है, उसी ने फिर उदारवाद की नींव रखी। उसी ने फिर उदारवादी विचारधाराओं को, उदारवादी विचारों को पूरे विश्व में फैलाना शुरू किया। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि उदारवाद का क्या कारण था, तो आपको विश्व इतिहास से ही बताना है। यूरोप में हुआ पुनर्जागरण काल, यूरोप में हुआ धर्म सुधार। जैसे आप लोग नहीं देखते, हमारे यहां पे भी धर्म सुधार आंदोलन हुए कि नहीं हुए। यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन हुए तो यूरोप का प्रभाव हमारे, अब यूरोप का ही एक देश हम पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उसी का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा। हमारे देश में भी राजा राम मोहन राय जैसे लोग पैदा हुए। उन्होंने देखा कि यार हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए बन गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं। उन्होंने भी उन कुरीतियों को दूर करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पर भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो अगर कभी कोई पूछे कि उदारवाद के उदय के सबसे बड़े कारण क्या है, तो आपको क्या बताना है, पुनर्जागरण काल, यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति, यूरोप में हुए संचार के साधनों का विकास, और यूरोप में हुई यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग। दरअसल आप लोगों ने सभी ने सुना होगा विश्व इतिहास में प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ, उसने सब चीजों को बदल दिया। क्योंकि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो ऑथेंटिक जितने भी ग्रंथ थे वो केवल कुछ लोगों के हाथ में होते थे, पॉप के हाथ में होते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो सारी चीजें लोगों तक पहुंचना, किताबें लोगों तक पहुंचना शुरू हुई। लोगों ने, मध्यम वर्ग ने किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो उसके मन में फिर विचार आए। और सबसे खास बात यह है, संचार के साधनों, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से एक खास बात और हुई कि अब जैसे मेरे मन में कोई विचार आ रहा है जो कि उदारवादी विचार है, तो मैं लिखूंगा। जब मैं उस किताब को लिखूंगा तो पूरे यूरोप में वो किताब अब फैल जाएगी, छप के फैल जाएगी, सब लोग उसको क्या कर पाएंगे, पढ़ सकेंगे। तो संचार के साधनों ने उदारवाद के विकास को और ज्यादा क्या बना दिया, आसान बना दिया। ठीक है, और ये सब करने में किसका रोल था, मध्य वर्ग का। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण भारत में परिणाम स्वरूप उदारवाद का पूरे विश्व में शुरू हुआ। तो लिख लीजिएगा। हाँ हाँ जी बोलिए। उदारवादी मतलब उदारवादी कोई व्यक्ति के लिए बोल रही हो या विचारधारा के लिए। जैसे आप मेरे से कहो कि सर आप कैसे हो, मैंने बोल दिया मैं उदारवादी हूं। अब अगर मैं उदारवादी हूं तो वैसे मैं और दूसरी चीजें नहीं बताऊंगा जो अब आगे बारे वाली है। अगर मैं उदारवादी हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, आप कैसा परिधान पहनकर आए हैं, आपका खान पान क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हूं मैं, उदारवादी। ठीक है, तो उदारवाद का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों में, अब जैसे मान लीजिए तुमने कोई बात कही मेरे से, जैसे मैं तुमसे अभी बहुत सारी बातें कर रहा हूं, अचानक से तुमने मेरे विपरीत कोई स्टेटमेंट बोल दिया, तो अगर मैं उदारवादी होऊंगा तो मैं आपके विचार को भी क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो लिबरल, जैसे हम बोलते नहीं, बड़ा ही लिबरल आदमी है, बड़ा ही उदारवादी आदमी है। तो लिबरल मतलब क्या है, वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट ना करे, तो उसको हम बोलते हैं उदारवादी की, लिबरल व्यक्ति है ना। चलिए लिख लीजिएगा। साहब गुरु रंधावा लग रहे हैं रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए लिखिए, बस मैं गाने ही गाने वाला हूं बस थोड़ी देर बाद। उदारवाद के उदय के कारण, चलिए ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, संचार के साधनों का विकास, और यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय। नंद किशोर जी सबके कमेंट आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू प्रतीक्षा जी।
देखो, मेरे लिए पूरा विश्वास, हर चीज एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, पहले आप लोग लिख लो, फिर इसको एक बार और अच्छे से बताऊंगा तो आपको भी पूरी चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी। हाँ जी, एक साइड। हाँ, चर्च से पॉप को भगाया नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि सर चर्च में तो अभी भी पॉप होते हैं। चर्च को पॉप पॉप को उल्टा बोल दिया। पॉप को चर्च से भगाना उद्देश्य नहीं था। पॉप जीवन के हर मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। पॉप, हाँ बस वो वाली बात है। जैसे अब जैसे मान लीजिए पॉप है, तो पॉप का काम है स्पिरिचुअल। पॉप का काम है कि भैया हमारा भगवान से कांटेक्ट करवाओ, है कि नहीं है। अब हमें दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे पॉप का कोई सरोकार नहीं है। तो पॉप को भौतिक जीवन से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, है ना। बस ये वाली बात है। और जब पॉप से हटे तभी तो भौतिक जीवन में फिर आविष्कार हुए, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए, है ना, वैज्ञानिक क्रांति हुई। आई बात समझ में। पहले पहले क्या था, अब पॉप होगा तो पॉप ने किसी चीज का जैसे ऐसे समझो, कोई घटना हुई, पॉप ने कह दिया वो जो ऊपर वाले हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसके कारणों की पड़ताल ना करो। अब हो गया, बस पॉप ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब तुम काय को खोज करोगे कि वर्षा कैसे हुई, कि बादल कैसे बने, कि बादल का संबंधीय वर्षा है, कौन सी वर्षा है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा ना, जब तुम इस पर क्या करोगे, रिसर्च। और पॉप साहब ने बोल दिया कि नहीं नहीं, उनने बोल दिया बस अब तुम टेंशन मत लो, तो फिर व्यक्ति क्या नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा। और जब रिसर्च करेगा तभी तो वैज्ञानिक क्रांति होगी, है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए लिख लिया सभी ने। देखो, कभी भी विश्व इतिहास पढ़ो तो उसको इस तरीके से समझो, मध्यकालीन विश्व कैसा था, उदार था या अनुदार था, अनुदार था। अनुदार कैसा, यूरोप में धर्म का प्रभुत्व था, ईसाइयत और इस्लाम के बीच में धार्मिक युद्ध चल रहे थे। इन धार्मिक युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम का अधिकार हो गया। अब ईसाइयत के पास कुछ नहीं बचा, तो ईसाइयत ने क्या किया, ईसाइयत ने नए नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। और जब खोज करना शुरू कर दिया, व्यक्ति रिसर्च करना शुरू करता है, तो उन पर पोप का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। वैज्ञानिक खोजें होना शुरू हुआ। जब वैज्ञानिक खोजा शुरू होना शुरू हुआ तो फिर धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण काल हुआ, जिसमें पोप की भूमिका को धीरे धीरे कम कर दिया। मतलब पहले पोप ही शासन चलाता था, ठीक है, तो कौन सा शासन था, धार्मिक शासन था। अब धार्मिक शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर जब आविष्कार होंगे तभी तो नई नई मशीनों की खोज होगी। जब नई नई मशीनें बनाई जाएंगी तभी तो औद्योगिक क्रांति आएगी। जब औद्योगिक क्रांति होगी, मशीनें बनेंगी, तो मशीनों से ही तो अपन इंजन बनाएंगे, पटरी बनाएंगे, रेल रेल बनाएंगे और रेल चलाएंगे। संचार के साधनों का विकास होगा। संचार के साधनों का विकास होगा तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, है ना। और चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका है, किताबें छप चुकी हैं, तो विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह फैलाया जाएगा। और जब विचारों को एक दूसरे की जगह से फैलाया जाएगा, औद्योगिक क्रांति होगी, तो समाज में मध्यम वर्ग का उदय होगा और मध्यम वर्ग ही इस क्रांति को आगे लेकर जाएगा, ठीक है। और फिर यही मध्यम वर्ग फ्रांस में क्रांति ले आएगा। आई बात समझ में। यही मध्यम वर्ग तो लाएगा फ्रांस में क्रांति, और कोई थोड़ी ना लाएगा, है ना। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज लिख लो बस, फिर मैं आपको बणिकवाद, पैराग्राफ चेंज करके, उदारवाद का विकास बणिकवादी विचारधारा के विरोध में हुआ। और यह क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। उदारवादी विचारधारा का उदय बणिकवाद के विरोध में हुआ। उदारवादी विचारधारा का उदय बणिकवाद के विरोध में हुआ। बणिकवाद लिखा हुआ है, मर्केंटलिज्म, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मर्केंटलिज्म। उदारवादी विचारधारा का उदय बणिकवाद के विरोध में हुआ, बणिकवाद के विरोध में हुआ, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है करुणा जी का, उदारवाद का उदय आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक में ही तो हुआ, 18वीं शताब्दी को हम क्या बोलेंगे, आधुनिक काल बोलेंगे, है ना। अरे भाई, जब जब ये जो सुन रहे हो ना, पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार काल, इसी के बाद तो आधुनिक काल का क्या हुआ, शुरुआत हुई। अंधकार का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत। क्या हुआ, कुछ लिख नहीं पाया क्या। उदारवाद का उदय बणिकवाद के विरोध में हुआ। बणिकवाद, मर्केंटलिज्म,
ठीक है। अब आप कहोगे बड़ेकवाद क्या था, इस बड़ेकवाद को भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि उदारवाद का उदय इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। हाँ, तो बड़ेकवाद क्या था? दरअसल क्या था उस समय? दरअसल उस समय क्या था? राजाओं का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हुआ करता था। किसका? इस विचारधारा को हम क्या कह रहे थे? बड़ेकवाद। मतलब राजा महाराजा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते थे, लेकिन यह विचारधारा में एक कमी थी। हर राज्य चाहता था हम अपना सामान दूसरे देश को, दूसरे राज्य को, उस समय राष्ट्र जैसी अवधारणा तो थी नहीं, हर राज्य चाहता था कि हम अपना माल दूसरे राज्य को खूब निर्यात करें, लेकिन दूसरे का माल अपने अंदर नहीं आने देना चाहता था। सोचता था कि कम से कम मंगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? निर्यात करें। अब अगर ऐसा एक व्यक्ति सोचेगा तो हर राज्य सोचेगा, तो इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा या घटेगा? यह थी बड़ेकवाद की विचारधारा, और इसी बड़ेकवाद की विचारधारा के खिलाफ उदारवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो बड़ेकवाद क्या कहता है लिख लो उसी के नीचे, ताकि आपको ऐसे शब्द अगर कभी पेपर में आ जाए या फिर आप याद करो, आपको समझ में नहीं आए कि बड़ेकवाद क्या है। बड़ेकवाद का मतलब होता है राजा का व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण। बड़ेकवाद का मतलब होता है राजा का व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण। रमेश जी, सर कोचिंग का कोर्स ही पर्याप्त है या कुछ अलग? रमेश जी, इतना कंटेंट दूंगा मैं, इतना पढ़ाऊंगा, इतने एमसीक्यू कराऊंगा कि 1-2 महीने बाद आप ही मेरे पास आओगे, सर आपका ही पढ़ लिया बस, अब मैं और कुछ पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो बिल्कुल मत सोचो, कोचिंग का कंटेंट ही आपके पास पर्याप्त है। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी नया सिलेबस आया तो सबके मन में है कि सर ये क्या क्या पढ़ ले। तो भैया मेरे, आपके पास खूब समय है, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, हर विषय शुरू हो रहा है, तो आपके पास पढ़ने के लिए समय बच रहा होगा। तो अगर पढ़ने के लिए समय बच रहा है तो जो चीजें पुरानी वाली हैं उनको एकदम रिवाइज करके अच्छे से रख लो। जो पुरानी चीजें हैं, जो तुम लोग क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, उनको एक बार रिवाइज करके रख लो, ताकि नई चीजें, एक ऐसा समय आएगा जब मैं इतना पढ़ा दूंगा कि फिर तुम्हें लगेगा कि अब क्या क्या पढ़ ले। तो मेरे साथ पढ़ते चले चलो और पुरानी चीजों को कवर करते चलो, और तुम्हें ना कोई किताब खोलने की जरूरत है और ना तुम दो महीने में किताब खोल के होशियार बन पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है ना। अब नहीं खोलने की कोई समस्या ही नहीं है, और फिर जब मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं तो तुम्हें किताब लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो बड़ेकवाद क्या है? राजा का व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो इसमें, राजा क्या चाहता था बताओ? हर राज्य निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना चाहता था। हर राज्य निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना चाहता था। हर राज्य निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम करना चाहता था। ठीक है, हर राज्य निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम करना चाहता था। हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात और समझो, अब आप जैसे जैसे आप लोग अब जब विचारधारा पढ़ लेते ना, तो हमारा देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मतलब हर देश में आसानी से आयात आ पाए, हर देश में आसानी से आयात कर सके और आसानी से कोई देश दूसरे देश को निर्यात कर सके। अब बताओ जरा, ये विश्व व्यापार संगठन है या उदारवादी संगठन है ना। लेकिन कभी आपने पहले नहीं सोचा होगा कि भाई विश्व व्यापार संगठन भी ये क्या है। अरे विश्व व्यापार संगठन भी उदारवाद और पूंजीवाद का ही प्रतीक है। क्यों? बड़ेकवादी विचारधारा हमेशा किसकी बात करती थी? निर्यात बढ़ाना है, आयात नहीं। उदारवाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। उदारवाद कहता है सारे प्रतिबंध खत्म कर दो, जिस देश को जहां से आना है वो आने दो और जहां तुम्हें भेजना है वहां जाने दो। इसलिए आप लोग सुनते हो ना कि भारत सरकार कृषि पर सब्सिडी दे रही है, तो डब्ल्यूटीओ को इससे नाराजगी है। डब्ल्यूटीओ को इस बात से नाराजगी क्यों है? डब्ल्यूटीओ ये कह रहा है कि तुम अपने किसानों को सब्सिडी देकर दूसरे जगह से जो कृषि का माल आ रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने किसानों को सब्सिडी दोगे तो तुम्हारे यहां तो अनाज क्या होगा? सस्ता होगा। तो दूसरे देश का कहां आ पाएगा? क्योंकि दूसरे देश के जो वो है दूसरे देश के शासक हैं, थोड़ी ना किसानों को क्या दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं। तो भाई डब्ल्यूटीओ भी उदारवाद का एक क्या है? उदाहरण है। उदारवादी अर्थव्यवस्था का एक क्या है? उदाहरण है ना। चलिए, तो बड़ेकवाद के विरोध में हुआ, लिख लिया सभी ने। हाँ, चलिए अब हम इसके बाद उदार उदय के कारण हो गए। अब देखिए,
एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनका नाम है बारबरा गुडविन। उन्होंने पूरी उदारवाद की विशेषताओं को एक साथ लिख दिया है, और इन विशेषताओं को जब तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई, उदारवाद में हमने यही पढ़ा है। क्या आपने उदारवाद में पढ़ा कि व्यक्ति स्वतंत्र है? हैं? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? उदारवाद क्या कहता है? व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वायत्त है, व्यक्ति पर किसी का कोई नियंत्रण। क्या उदारवाद व्यक्ति को लॉजिकल मानता है? याद करो, हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे की पहचान है। दूसरा, सरकारें व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित होती हैं। उदारवाद से बोलो भैया समाज कैसा लगता? बहुत खराब लगता। उदारवादियों से पूछो सरकार कैसी लगती है? पता है उदारवादी क्या बोलते हैं? उदारवादियों से पूछो पुलिस कैसा है, पुलिस सेना है, वो कहते हैं पुलिस और सेना अनिवार्य बुराई है। उदारवादियों से पूछो कि पुलिस और सेना सरकार कैसी है, तो उदारवादी बोलते हैं अनिवार्य बुराई। क्या बोलते हैं? अनिवार्य बुराई। बुराई मतलब कैसे? पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे सरकार हो, ये हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है, बुराई है। अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है क्योंकि अगर मान लो ये ना हो तो फिर तो लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का ही हनन करना शुरू कर देंगे, कोई बाहरी देश से हम पर हमला कर देगा, तो इनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन है ये क्या? बुराई है। तो उदारवादी समझ लो, हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, उदारवादियों को वो चीज खटकेगी। तो उदारवादियों को सरकार, पुलिस, जहां मैं सरकार बोलूं तो वहां पुलिस और सेना दोनों आ जाती है। तो उदारवादियों को सरकार यानी पुलिस और सेना बहुत खटकती है। क्या होती है? बहुत खटकती है, उनको अच्छी नहीं लगती। किसको? उदारवादियों को। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश डालती है। और बात तो सही है यार, डालती ही नहीं डालती है। अच्छा, पुलिस आपकी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करती ही नहीं करती है? अब आप कहोगे सर रोकती तो नहीं है, बचाव के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम बगल से निकलते हैं पुलिस के, सरकार के, देख के हमको डर लगने लगता है कि नहीं है? हम अपनी स्वतंत्रता को अपने अंदर दबाना शुरू कर देते। ऐसा ना हो कि कुछ ये क्या कर दे, बोल दे। ये जब बंदूक लेके खड़े होते, लाठी लेके खड़े होते, ये हमको डरा रहे होते हैं। आई बात समझ में? ये डर पैदा कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी चीज लोगों के मन में डर पैदा करेगी, उसकी स्वतंत्रता का हनन करने का, उदारवादियों को क्या करेगी? खड़ा। तो उदारवादी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं समझा रहे हैं, सरकार को ज्यादा तवज्जो मत दो, अपनी स्वतंत्रता को दो। तुमने सरकार बनाई या सरकार ने तुमको बनाया? है ना? अब तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है राज्य के सिद्धांत। राज्य कैसे बना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो राज्य के सिद्धांत में भी तुम उदारवाद पढ़ोगे। उदारवादियों का मानना है राज्य व्यक्तियों की सहमति और समझौते का। अब उदारवादियों से पूछोगे बताओ ये सरकार या राज्य कैसे बना? उदारवादी बोलेंगे कि हम सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन हमारी सुरक्षा पर क्या था? खतरा था। मतलब कैसा खतरा था? माइट इज राइट। जो शक्तिशाली होता था वो दूसरे व्यक्ति को मार देता था और उससे सारी चीजें छीन लेता था। तो हम लोगों ने सोचा यार एक काम करें, सुरक्षा का कुछ क्या कर लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं। तो हम सब लोगों ने क्या बना दिया? राज्य बना दिया। और हमने राज्य से ये कहा था कि ध्यान रखना, तुम्हारा काम है मेरी सुरक्षा करना, और उसके बदले में हम तुमको कर दे देंगे, टैक्स दे देंगे, तो तुम अपना खर्चा चलाना, और लेकिन तुम्हारा काम क्या है? सुरक्षा। लेकिन उस राज्य ने क्या किया? उस राज्य ने आगे आकर हमसे हमारे सारे अधिकार, अब बताओ जरा, हमने समझौता करके राज्य बनाया था, हमने समझौता करके सरकार बनाई थी, और सरकार ने हमारे सारे अधिकार छीन लिए। जबकि सरकार हमने किस लिए बनाई थी? केवल हमारी रक्षा करने के लिए, कोई उत्पाद ना मचाए और कोई हमारी रक्षा हो, इसके लिए हमने सरकार बनाई थी। लेकिन सरकार ने तो हमारी सारी स्वतंत्रता को ही क्या कर लिया? छीन लिया। तो इसलिए उदारवादी बार बार तुम्हें समझा रहे, सरकार कुछ नहीं है, हमारी सहमति और समझौते से ही बनी है, इसको ज्यादा भारी मत लो, हमने बनाई है सरकार। ये उदारवादी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तुम्हारी स्वतंत्रता ना छीन पाए। ध्यान रखना कि हमारे जब दादा के दादा के दादा के दादा दादा जब मतलब राज्य बना था, मतलब कभी ना, जैसे पहले आदि मानव थे तो राज्य कभी ना कभी तो बना होगा। तो उदारवादी क्या बोल रहे हैं कि राज्य क्यों बना था? ध्यान रखना, राज्य इसलिए बना था हमारी सुरक्षा करने के लिए, कि भाई राज्य हमारी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, है ना? तो हमने सुरक्षा करने के लिए क्या किया? जैसे ऐसे समझो, अपन सब साथ साथ रहते थे, ठीक है? तो पता पड़े कोई भी किसी को थप्पड़ मार दे रहा है, कोई छुड़ा ले रहा है, कोई बाहर से आता तो अपन को मार के चला जाता है। तो अपन ने क्या किया? एक दिन अपन सब लोग बैठ गए, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, राज्य बना लेते हैं। और अपन ने क्या किया? अपने यहां जितने भी ये मुस्टंडे उस्टंडे लड़के दिख रहे हैं, उन सबको सत्ता सौंप दी कि तुम ताकतवर लग रहे हो, तुम अपने हाथ में एक लाठी रखो और हमारी क्या करना? रक्षा करना। हम तुमको बदले में
कर दे देंगे। ठीक है, राज बन गया, राजा बन गया। अब राजा, राजा का काम क्या था? सिर्फ सुरक्षा करना, सुरक्षा करना काम था, और बदले में टैक्स लेना। राजा ने हमसे हमारी स्वतंत्रता ही छीन ली। अब राजा तो हर चीज में हम पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। हम राजा के भरोसे हो गए, और हमने ही राजा को बनाया था। बनाया किस पर्पज से था, ये सब भूल गए। तो यही बात वो कहना चाहते हैं, सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित होती है। अब आप बताओ, उदारवाद कौन से शासन का समर्थन करेगा? सीमित शासन का या असीमित शासन का? सीमित शासन। असीमित शासन जानते क्या होता है? असीमित मतलब जहां सारी शक्तियां सरकार के पास हो। उदारवादी कभी ऐसी बात करेगा? उदारवादी हमेशा कहेगा सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार संवैधानिक होनी चाहिए। इसलिए वर्तमान लोकतंत्र की अवधारणा उदारवाद ने दी है। जो तुम पढ़ते हो सीमित और संवैधानिक शासन, तुम पढ़ते हो ना, शासन के अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये सब कहां से आया? उदारवाद से आया। ये सब किसने दिया? ये सब उदारवाद का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना बच्चों, ये सब उदारवाद नहीं दिया, क्योंकि उदारवादी तो कहता है सरकारें लोगों की सहमति का परिणाम है। यानी सरकार को शक्तियां सीमित दो, शक्तियां सीमित दो, और हां शक्तियां दो भी तो 3 जगह बांट दो। एक को दोगे तो एक शक्तिशाली हो जाएगा, हमारे कंधे पर बंदूक चलाएगा, तो 3 जगह क्या कर दो? बांट दो, और तीनों से कहो एक दूसरे पर कंट्रोल रखो ताकि हम सुरक्षित रहें। तो सीमित संवैधानिक शासन, इसकी बात किसने की? हाँ, उदारवाद ही हमेशा किसकी बात करता है? विधि के, व्यक्ति के शासन की नहीं करता कभी, क्योंकि व्यक्ति का शासन होगा तो वो तो हमारी स्वतंत्रता और हमारे अधिकार छीन लेगा, इसकी बात करता है। ठीक है, हाँ। अब देखो उदारवाद क्या कहता है? चयन की स्वतंत्रता। अब भाई जब हम अपनी क्षमताओं के मालिक हैं, हम अपने मन और शरीर के मालिक हैं, तो चयन का अधिकार भी हमारा है। किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, चाहे वो सरकार का चयन हो या हमारी निजी जिंदगी में किसी और का चयन हो, वो चयन करने का अधिकार किसका है? हमारा है। क्यों? उदारवाद हमको तार्किक, उदारवाद को लगता है कि हम तार्किक हैं। ठीक है, पापा को लगे या नहीं लगे, उदारवाद को जरूर लगता है। उदारवाद को लगता है कि हम तार्किक हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है, हम जो चयन करेंगे वो सही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि पापा को नहीं लगता। पापा को लगता है कि नहीं, हम जो चयन करेंगे वो गलत हो सकता है, और जो तुम चयन करोगे वो गलत ही होगा। लेकिन पापा के अनुसार नहीं है, लेकिन उदारवाद के अनुसार यही है। आई बात समझ में? कि जो भी व्यक्ति चयन करेगा वो सही होगा, क्योंकि व्यक्ति लॉजिकल है, व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे की पहचान। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि क्या सर आपका भी यही विचार है कि पापा गलत होते हैं, हम सही होते हैं? नहीं, मेरा ये विचार नहीं है। हम पढ़ क्या रहे हैं? उदारवाद, और उदारवाद की बात के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, और आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं उदाहरण सारे सब दूंगा जो आप, जिससे आप जल्दी को रिलेट कर पाओ। तो उदारवाद क्या कहता है? चयन की स्वतंत्रता। क्यों? हर व्यक्ति लॉजिकल है, जिसको चुनेगा सही चुनेगा। सरकार के चयन का अधिकार भी व्यक्ति के पास होना चाहिए। कहीं ये तुम्हें लोकतंत्र की खुशबू तो नहीं आ रही? सीमित शासन, संवैधानिक शासन, विधि का शासन, सरकार के चयन का, तो उदार, इसलिए लोकतंत्र को हम बोलते हैं उदारवादी लोकतंत्र, है ना, लिबरल डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की अवधारणा भी कहां से आई? उदारवाद से आई। ठीक है, फिर देख लो, अवसर की न्याय, अवसर की समानता, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, और साथ में सहिष्णुता। अभी जैसे इन्होंने पूछा था पहली क्लास की शुरुआत में, सर उदारवाद क्या होता है? मैंने कहा आपका विचार अगर मेरे विरोधी है, अगर इनका विचार मेरे विचार से मेल नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी मैं आपके विचार को गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कुछ, आप में से किसी ने दूसरी बात बोल दी, मैं आगे गुस्सा उठा के और जो मारना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमारे अंदर सहिष्णुता। उदारवाद कहता है भैया हर व्यक्ति लॉजिकल है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात करता है, सबकी बात सुनना चाहिए। लोकतंत्र में भी तो यही होता है, कई राजनीतिक दल होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लोकतंत्र भी तो हमको यही सिखाता है, हर के व्यक्ति के विचारों का समर्थन कर। ठीक है, तो उदारवाद में ये सारी चीजें होती हैं। ये किसने कहा? बारबरा गुडविन ने। लिख लीजिएगा। क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव की भी, गणेश जी यूट्यूब पर जो हमारी ऐप है उसमें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए लिखिएगा। बारबरा गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। बारबरा गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। बारबरा गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। बारबरा
गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषता बताई है। अब बस तुमने ये पढ़ लिया, मतलब तुम्हें ज्यादातर चीजें उदारवाद की समझ में आ गई, उदारवाद क्या होता है। अब इसके बाद क्या रह गया सर? अब उदारवाद में रह गया कि उदारवाद के भी चरण हैं। क्या है? चरण। पहले चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, बस तीनों चरण पढ़ लिए, उदारवादी विचारधारा समाप्त। बस थोड़ी सी हम कर लेंगे उसमें आलोचना, लिख लीजिएगा। बारबरा गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। निम्न विशेषताएं बताई हैं। अच्छा, मैं बोलूं या लिख लोगे? ठीक है, तो लिख लो जल्दी। बारबरा गुडविन ने उदारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछना जरूर है ना? बस ये नहीं पूछना सर आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सर जी यूट्यूब पर लाइव क्लास की लिंक कहां से मिलती है? यूट्यूब पर लाइव क्लास की लिंक, एक काम करना पड़ेगा आपको सत्यादि शर्मा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जैसे, और फिर पहली बात तो आप ये देखो, याद रखो, टाइमिंग याद रखो, सत्यादि शर्मा क्लासेस में जैसे ही जाओगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो 5 से 6 मेरी क्लास शुरू होती है, 5 बजे से 6 बजे तक। तो 5 बजे आ जाया करो, 5 तक तो मैं आ ही जाया करूंगा, है ना? और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो जैसे ही मेरी क्लास आएगी तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और अलग होना पड़ेगा। अच्छा हुआ 2 मिनट नहीं बचे थे, अगर 2 मिनट बचे होते ना। हाँ, नहीं, आज दूसरा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं नियोजन। हर टॉपिक पर ऐसी कम से कम 2-2 क्लास डालनी है अपन को, कम से कम 2-2, अधिक से अधिक कितनी भी हो जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 1 घंटा है और पॉलिटी भी है और इकोनॉमी भी है, तो हर टॉपिक पर आपकी क्लास हो जाए, बस ये है ऐसी कोशिश। सर इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा उमेश जी, इसको तो मैं तुरंत दे दूंगा, अभी डल जाएगा आपका, है ना? इसकी टेंशन मत लो। हाँ, बताओ। हाँ, किसका किसका? स्वायत्त तार्किक, बताता हूं, बता 1 मिनट। हाँ 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 हाँ। फिर स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कुछ भी निर्णय लेने की आजादी। जैसे आप लोगों ने नहीं सुना ऑटोनोमस कॉलेज है? ऑटोनोमस कॉलेज, जैसे मान लो होलकर कॉलेज एक ऑटोनोमस स्वायत्त कॉलेज है। अब स्वायत्त कॉलेज का मतलब है कि वो डीएबीबी से भले ही संबद्ध है, लेकिन अपने एग्जाम कब करवाना है, पेपर कैसे बनाना है, कॉपी कैसे चेक करना है, इस पर डीएबी पे डिपेंड। तो स्वायत्तता मतलब होता है ऑटोनॉमी, निर्णय लेने की आजादी, है ना? चलिए सर, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक रहेगा हमारा शाम को 5 से 6 नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और नीति आयोग। सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? देखो, इस क्लास का पीडीएफ तो आपको यही ऐप पर डाल दिया जाएगा, और यूट्यूब क्लास का पीडीएफ भी आपको यूट्यूब के ऐप वाले सेक्शन में मिलेगा। एक आध दिन में किसी टीम को बुला के आपको दिखवा दूंगा कि ऐसे आपको डाउनलोड करना है। चलिए, सभी ने लिख लिया उदारवाद की विशेषताएं? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बता दो, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, दो दो चीजें और। अब देखो जरा, उदारवाद का आर्थिक आधार, मुझी बात है। अब ऐसे समझो, ये क्या कह रहा है? हर व्यक्ति को खुला छोड़ दो। खुला हर जगह छोड़ना है ना? काम धंधे में भी खुला छोड़ना है। किसमें छोड़ना है? काम धंधे में। काम धंधे का मतलब क्या है? वो जो चाहे वो व्यवसाय लगा सकता है। ऐसी बातें कहां होती है? प्राइवेट सेक्टर का बात क्या होता है? आप बताओ, समाजवाद तो खुला नहीं छोड़ पाएगा ना व्यक्ति को। क्यों? समाजवाद में अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। तो अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करना चाहता है जो सरकार कर रही, तो सरकार करने नहीं देती। तो समाजवाद में व्यक्ति की सीमा है या नहीं है? वो अपनी मर्जी से कोई काम शुरू
ठीक है, समाजवाद में नहीं कर सकता। क्यों? समाजवाद में करेगा तो सरकार उसकी उसकी जैसे मान लो समाजवाद में कोई व्यक्ति जो है एरोप्लेन चलाना चाहता है, अपनी विमानन कंपनी शुरू करना चाहता है, तो कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि विमानन कंपनी के जैसी खोलेगा तो टाटा जैसा उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। समाजवाद का ही तो लक्षण था। राष्ट्रीयकरण क्या है? समाजवाद में क्या होगा बच्चों? मैंने बैंक खोली तो क्या करोगे आप लोग? हैं? मान लो मेरा बैंक खोलने का मन है और मैंने बैंक खोल ली, तो समाजवाद में क्या होता है? बाद में आगे चल के सरकार उसका राष्ट्रीयकरण के मेरे से छीन लेगी। तो स्वतंत्रता कहां पर है? पूंजीवाद में। पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता है। तुम्हें बर्तन बेचना बर्तन बेचो, पोहा बेचना पोहा बेचो, समोसा बेचना समोसा बेचो, एयरप्लेन चलाना एयरप्लेन चलाओ, अगर तुम्हें हच वोडाफोन एयरटेल खोलना एयरटेल खोलो। तो इसलिए उदारवाद का आर्थिक आधार क्या है? पूंजीवाद है। पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, उदारवाद का आर्थिक आधार। बारबरा गुडविन की बात हो चुकी है। हाँ, इसका पीडीएफ तो आपकी क्लास के साथ ही अटैच कर दिया जाएगा, है ना? पिछली क्लास का भी, दोनों का एक साथ अटैच कर दिया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, सर सहिष्णुता क्या होती है, एक बार बता दो। ठीक है, सहिष्णुता बता देता हूं। देखिए, सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता। क्या होती है? दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गाली दे रहा है हम उसको सुन रहे हैं। गाली नहीं सुनना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे तो दहेज प्रथा अच्छी लगती है। क्या बोला उसने? दहेज प्रथा अच्छी लगती है। तुमने बोल दिया मुझे दहेज प्रथा खराब लगती है। उसने बताया कि मुझे दहेज प्रथा क्यों अच्छी लगती है, उसने उसको कुछ एग्जाम्पल बता दिए। तुमने उसको बता दिए कि मुझे दहेज प्रथा खराब क्यों लगती है, तुमने कुछ एग्जाम्पल बता दिए और बढ़िया हंसते हंसते चले गए। इसका मतलब है तुम्हारे बीच में क्या है? सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता है। और अगर तुमने कहा दहेज प्रथा अच्छी नहीं है और वो दूसरे ने कहा नहीं बहुत अच्छी है, तुमने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता। भले ही दूसरे का विचार गलत हो लेकिन हम उसको क्या कर पाए? सहन कर पाए। ठीक है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भारत में घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के साथ ज्यादा होती है, तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा एलिमेंट क्या रहता है? पुरुष के अंदर थोड़ी सहिष्णुता का कम पाया जाना। कुछ भी उसे उल्टा पुल्टा लगा हाथ उठा देना, है ना? कुछ भी ज्यादा उल्टा पुल्टा लगा गाली दे देना। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता का अभाव है। जिस व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता होता है वो सुनने की, समझने की और सहन करने की उसके अंदर क्या होती है? क्षमता। तो उदारवाद क्या कहता है? भैया हर आदमी लॉजिकल है, तो कोई भी आदमी अगर बात कर रहा है तो उसके बात के पीछे भी कोई कारण होगा। तुम्हारी बात के पीछे भी कोई कारण है। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई दहेज अच्छा है, तो शायद वो इसलिए कह रहा है कि हो सकता है कि उसमें वो कोई लड़की हो इसलिए कह रही हो, और उस लड़की को इसलिए अच्छा लगा हो कि वैसे भी मम्मी पापा हिस्सा तो देते नहीं है जमीन जायदाद में, कम से कम दहेज के नाम पर ही कुछ मिल जाता है। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है ना? और जो व्यक्ति कह रहा है दहेज खराब है, वो और दूसरी परिस्थितियों को देखकर कह रहा है कि कई बार दहेज के चक्कर में बेचारे माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना कुछ कहने के पीछे नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। तो हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सुनना है। ऐसा नहीं है कि उसका दृष्टिकोण हमें अपना लेना है। हमें अच्छा लगेगा तो अपनाएंगे और नहीं लगेगा तो नहीं अपना। लेकिन ऐसा नहीं कि मारने पर उतर जाएंगे, गाली देने पर उतर जाएंगे। और अगर हम मारने गाली पे उतर रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है ना? चलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, दूसरे के विचारों का सम्मान करना या दूसरे की बातों को सहन करने की क्षमता। चलिए, ठीक है, चलिए अब लिखिए उदारवाद का आर्थिक आधार। हेडिंग डाल दी आप लोगों ने? तो बताओ उदारवाद का आर्थिक आधार क्या है? पूंजीवाद। तो ध्यान रखना, पूंजीवाद और कुछ नहीं, उदारवाद की ही देन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उदारवाद की ही देन है, क्योंकि ये कहती है व्यक्ति को खुला छोड़ दो। अब व्यक्ति खुला छोड़ दो तो व्यक्ति कुछ भी जो उसका मन करेगा। किसी को अगर खुला छोड़ दिया, किसी को लगा कि समोसा बेचना है तो समोसा बेच लेगा, किसी को कुछ करना है तो कुछ कर लेगा। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था कौन चलाता है? सरकार या प्राइवेट सेक्टर? उदारवाद में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर। जैसे अभी हम बोलते हैं ना हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका डोमिनेंस बढ़ रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? तो क्या समझे? पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजीवाद का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। तो उदारवाद की ही
उदारवाद का ही है दिन, और किसका दिन है? क्यों उदारवाद ने क्या बोला? व्यक्ति को खुला छोड़ना है। क्या व्यक्ति पर सरकार का नियंत्रण होगा क्या? समाजवाद में क्या होता है? सारी कंपनियां कौन चला रही है? अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण? ये कहता है ना अर्थव्यवस्था पर, ना समाज, ना समाज का किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर। ठीक है, अब अगर अर्थव्यवस्था सरकार चला रही, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति पर किसका नियंत्रण हो गया? सरकार का नियंत्रण हो गया। फिर उदारवादी वही बात याद दिला दे, तुम्हारा दो काम है, ध्यान रखना, पुलिस, सेना, बस इससे आगे मत बढ़ो। धंधा हमको करने दो, अर्थव्यवस्था हमको चलाने दो, तुम्हारा केवल क्या काम है? हाँ, ये राज्य को बोलते तुम्हारा काम सिर्फ ये है सुरक्षा देना, पुलिस सेना रखो, बस ज्यादा काम मत करो कि हम धंधा भी करेंगे, हम बिजनेस भी चलाएंगे, हम टाटा एयरलाइंस भी चलाएंगे, हम एयर इंडिया भी चलाएंगे, हम एसबीआई भी चलाएंगे, पीएनबी भी चलाएंगे, बीएसएनएल चलाएंगे। ये सब मत करो, ये हम पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? लोगों पर छोड़ दो। जिस व्यक्ति की जो रुचि होगी वो काम वो शुरू कर देगा। ये मान्यता है किसकी? उदारवाद। अब बताओ उदारवाद और पूंजीवाद में संबंध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उदारवाद का आर्थिक आधार क्या है? पूंजीवाद है। हाँ, अब देखिए धर्मेंद्र जी ने बोला सर उदारवाद ठीक नहीं है, यहां पर ठीक नहीं है, फालतू पैसा। लेकिन अब देखो वही वाली बात है, उदारवाद, अब देखो जैसे मैं समाजवाद पढ़ाऊंगा तो तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड सर समाजवादी है क्या? अभी उदारवाद पढ़ा रहा हूं तो तुमको लगेगा उदारवादी है। जब मैं स्त्रीवाद पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा स्त्रीवादी है। तो ये मत सोचो कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं वही हूं। आई बात समझ में? मैं बन के बनूंगा, जब बनूंगा तब तुमको समझ में आएगा। अभी हमको आलोचना नहीं करनी है, आलोचना मैं बाद में करूंगा। आई बात समझ में? मतलब उनका कहना यह है कि सर उदारवाद अच्छा नहीं है, ये बात सही है। उदारवाद की भी बहुत सारी क्या है? आलोचना है, बुराइयां हैं, सब कुछ है। लेकिन हम अभी आलोचना करने पहले समझना है कि आलोचना करना है। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति आलोचना पहले करता है तो इसका मतलब समझ लो कि फिर उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास पॉइंट नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, पहले किसी विचारधारा को पूरी तरीके से समझो, तब तुम क्या कर पाओगे? आलोचना। जैसे कई बार हम होते ना, सर ये आदमी, ये पॉलिटिकल लीडर हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छी बात है तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम बुरा लगना है तो ऐसे बुरा मत लगवाओ कि बहुत खराब आदमी है। तुम उसकी बातों का पहले बताओ कि समझो, और बताओ सर इसकी बात में हमको ये गलत लगता है। आई बात समझ में? तो पहले चीज को क्या करना है? समझना। बुराई पे नहीं आना है, बुराई भी अपन करेंगे, है कि नहीं है? बुराई भी हम क्या करेंगे? बुराई हम बाद में करेंगे। ये केवल कुछ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को अमीर बनाने वाली विचारधारा है। आई बात समझ में? सरकार का हस्तक्षेप ये लोग इसलिए नहीं चाहते ताकि कुछ पूंजीपति ही पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका क्या हो जाए? अधिकार हो जाए, गरीब आदमी गरीब रह जाए, है ना? सबको जब सबको सरकार नहीं चलाएगी, निजी क्षेत्र चलाएगा, तो गरीब आदमी का क्या होगा? विकलांग आदमी का क्या होगा? बुराई बहुत है, लेकिन अभी अपन को बुराई, ठीक है, मिलते हैं कल।